ठीक है सर, ओके। चलो ठीक है, ओके ओके सर, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोगों ने टॉपिक मुकम्मल किया था गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन मार्केट टू डील विद एक्सटर्नलिटीज़। तो उसमें हमने टैक्सेस को के थ्रू बताया था और सब्सिडी के थ्रू आपको बताया था। आज जो टॉपिक है हमारे पास वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। आज हम यही एक टॉपिक ही पढ़ेंगे। तो ये है गवर्नमेंट प्रोविजन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो गवर्नमेंट प्रोविजन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ज़रा देखें कि इसके अंदर क्या है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं जी। तो गवर्नमेंट जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकती है, और उसके लिए आपको बताया गया कि गवर्नमेंट कैसे कर सकती है, उसका क्या तरीका है। तो स्टेट प्रोविजन एंड स्टेट ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्शन, तो उसमें आपको तरीके बताए गए हैं जी के दो तरीके हैं। एक ये है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एजेंसी है, और दूसरा है स्टेट एंटरप्राइज। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेती है किसी भी गुड और सर्विस को प्रोवाइड करने की, और उसके लिए उसके पास या तो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट मौजूद होता है, या जिसको एजेंसी कहते हैं वो काम करती है, या फिर गवर्नमेंट खुद जो है वो एक बिजनेस जो है वो सेटअप करती है, जिसके थ्रू वो आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे जो पहली चीज़ है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एजेंसी, तो इसमें देखें कि पुलिस है या डिफेंस है, ये प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट खुद स्टेट खुद प्रोवाइड कर रही होती है। इसी तरीके से एजुकेशन की सर्विसेज और एनवायरनमेंट है, एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है, ये इसको भी गवर्नमेंट जो है वो देख रही होती है वहाँ पे। तो एजुकेशन या एनवायरनमेंट की सर्विसेज जो हैं, या फिर रिफ्यूज़ कलेक्शन, जो आपका वेस्टेड होता है ना, खाना जो होता है उसको रिफ्यूज़ कहते हैं। तो जो डिस्कार्डेड फूड होता है, जो ख़राब हो जाता है खाना, उसको भी लोग बाहर फेंकते हैं। इस तरह स्ट्रीट क्लीनिंग होता है। ये सारा कुछ कौन प्रोवाइड करता है? ये आपका गवर्नमेंट का कोई ना कोई डिपार्टमेंट जो है प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे यहाँ जो है वो हम जैसे मुल्तान में ख़ास तौर पे जैसे देखें तो यहाँ पे मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी एमडी है। इस तरह फैसलाबाद में फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इस तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, और फिर इसी तरीके से वासा है। तो ये सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं या इदारे हैं जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। पुलिस का डिपार्टमेंट है, हमारा आर्मी का डिपार्टमेंट है। तो ये सारा कौन करते हैं? ये सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो हैं वो आपको ये सारी सर्विसेज दे रही हैं। यानी पुलिसिंग की सर्विसेज भी दे रही हैं, डिफेंस भी गवर्नमेंट दे रही है, एजुकेशन के गवर्नमेंट के कॉलेजेस मौजूद हैं, स्कूल्स मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। फिर एनवायरनमेंट के हवाले से भी गवर्नमेंट के इदारे मौजूद हैं जो एनवायरनमेंट को देखते हैं कि रिफ्यू एनवायरनमेंट तो नहीं ख़राब हो रहा। स्ट्रीट क्लीनिंग के लिए भी गवर्नमेंट के इदारे काम कर रहे होते हैं। तो ये गवर्नमेंट की सारी बात कर रहे हैं कि हाउ द गवर्नमेंट वुड प्रोवाइड। तो पब्लिक प्रोविजन का मतलब ये है कि हाउ, पब्लिक का मतलब यहाँ पे है गवर्नमेंट। पब्लिक का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड, प्रोविजन मींस प्रोवाइड कैसे करती, प्रोवाइड करना क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करना है उन्होंने। और उसके ये आपको दो दो उसको इदारे, दो उसके मेथड्स हैं। एक गवर्नमेंट को डिपार्टमेंट या एजेंसी बना लेती है, और दूसरा जो है गवर्नमेंट जो है वो एंटरप्राइज बनाती है, यानी एक बिजनेस सेपरेट वो क्रिएट करती है। और उसकी मालिक कौन होती है? वो खुद स्टेट होती है, यानी गवर्नमेंट होती है। और वो फिर उसके थ्रू जो है वो प्रोडक्ट्स को वो बेचती है। और लेकिन इधर गवर्नमेंट का जो बिजनेस अगर गवर्नमेंट कर रही है, तो इसका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बल्कि लोगों को वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। और अगर यानी गवर्नमेंट जो है वो ब्रेक इवन पे रहती है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर, और उसका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। और इसमें ज़्यादातर आप देखें एनर्जी के गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, या टेली कम्युनिकेशन के होते हैं, या पोस्टल सर्विसेज के होते हैं। ये दो तरह से गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, ताकि आपको गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोवाइड किए जा सकें। एक गवर्नमेंट अपना डिपार्टमेंट या एजेंसी के थ्रू आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है, या गुड्स प्रोवाइड कर रही होती है, या गवर्नमेंट खुद से बिजनेस एस्टेब्लिश करती है
और आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना जी? तो ये 2 मेथड हमने पढ़े हैं कि हाउ गवर्नमेंट जो है, हाउ गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज। तो गवर्नमेंट की या स्टेट की प्रोविजन देख रहे हैं और स्टेट ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं। ठीक है ना जी? अच्छा, अब इससे आगे चलें हम लोग, तो नेक्स्ट है, एक और टर्म आई है इसके अंदर, वो है नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि वो बाय कर लेगी जो पहले प्राइवेट बिजनेसेस होते हैं, और फिर उनको कैसे चलाएगी, उनको स्टेट एंटरप्राइज के तौर पर चलाती है। यानी प्राइवेट बिजनेसेस को गवर्नमेंट जो है वो बाय कर लेती है और उनको फिर एज ए स्टेट एंटरप्राइज जो है वो रन करती है। इसको हम नेशनलाइज कहते हैं। जैसे भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी ऐसा किया था 1970s के दौर के अंदर, बहुत सारे इदारों को नेशनलाइज कर लिया गया था, तो वो गवर्नमेंट के बन गए थे। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बैंकों को उन्होंने नेशनलाइज कर लिया था, बहुत सारे तालीमी इदारों को कर लिया था, बहुत सारी इंडस्ट्री को उन्होंने नेशनलाइज कर लिया था। नेशनलाइज मीन्स कि बाय अप कर लेते हैं, गवर्नमेंट खुद बाय कर लेती है किसको, जो प्राइवेट बिजनेसेस होते हैं या प्राइवेट इदारे होते हैं, उनको गवर्नमेंट खुद खरीद लेती है और उनको गवर्नमेंट का इदारा बना देती है। ठीक है ना जी? तो ये स्टेट एंटरप्राइज बन जाते हैं, इनको नेशनलाइज कहा जाता है। अब आ जाइए नेक्स्ट, ये पूरा क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल ही है। आर्गुमेंट्स फॉर पब्लिक प्रोविजन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसके हक में बात हो रही है कि गवर्नमेंट को क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या ये सारा काम जो है प्राइवेट सेक्टर ही करेगा। तो इसके फेवर में कुछ पॉइंट्स हैं, पहले वो देखते हैं कि गवर्नमेंट को क्यों लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, उसके हक में क्या बातें हैं वो देखते हैं। तो उसमें पहली चीज ये है कि टू रेगुलेट द मोनोपोली। अगर प्राइवेट सेक्टर में मोनोपोली मौजूद है और वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कस्टमर्स को, तो जाहिर सी बात है कि वो इनएफिशिएंसी होगी वहाँ पे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इस चीज़ को सामने रख के वो उस इदारे को ही खरीद लेती है और खुद से फिर लोगों को, सोसाइटी को जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, क्योंकि प्राइवेट जो मोनोपोलिस्ट होगा वो तो प्रॉफिट अर्न कर रहा है और लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा होगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सोसाइटी के इंटरेस्ट को सामने रखते हुए कोशिश करती है कि उसको रन करती है ब्रेक इवन पे, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर। तो अच्छी बात है ना कि वही चीज़ गवर्नमेंट देगी आपको और उसमें मुनाफा भी नहीं लेगी गवर्नमेंट। ठीक है ना जी? और आप कि गवर्नमेंट जो है वो अगर हम चलें तो बाज़ औक़ात कोई नेसेसरी इन्वेस्टमेंट करना चाह रही होती है। नेसेसरी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर करती है कोई नेसेसरी इन्वेस्टमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है जो मुल्क की ग्रोथ के लिए और कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल है, तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि उसको वो खुद जो है ना वो उसको खुद उसको लेके चले, प्राइवेट सेक्टर को ना दे। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि हमें कोई एक्सपोर्ट के लिए कोई इंडस्ट्री चाहिए, तो गवर्नमेंट उसको प्राइवेट सेक्टर पे नहीं भेजती। तो इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट समझती है कि कोई इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट तैयार करने के लिए हम मुझे खुद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो गवर्नमेंट वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही होती है। या फॉर एग्जांपल और कोई जहाँ पे समझती है गवर्नमेंट के नेसेसरी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, वो खुद गवर्नमेंट वहाँ पे या स्टेट जो है इन्वेस्ट करती है और लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड करती है, ताकि लोग, सब लोगों को उसका बेनिफिट हो सके। जैसे आपके सामने रेल है, पाकिस्तान रेलवे पाकिस्तान में मौजूद है, तो गवर्नमेंट ने खुद इन्वेस्टमेंट की है और खुद लोगों को ओवरऑल सोसाइटी को बेनिफिट देने के लिए पाकिस्तान, ये गवर्नमेंट का इदारा है जो सबको रेलवे की सर्विस प्रोवाइड करता है। इस तरह पीआईए है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, तो वो लोगों को सस्ते मतलब जो है ना सफ़र, हवाई सफ़र की सहूलत देने के लिए गवर्नमेंट ने खुद वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान स्टील मिल्स का आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है, वो भी गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट का इदारा है और वो गवर्नमेंट खुद उसको देख रही है वहाँ पे। लेकिन एक चीज़, ये चीज़ अलहदा है कि वहाँ पे जब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है तो वहाँ के लोग उसको अच्छी तरीके से चला रहे होते हैं कि नहीं, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, वो इसके अगेंस्ट चले जाएगा पॉइंट। फिर है ग्रेटर एफिशिएंसी एंड कोऑर्डिनेशन। देखें, जो जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं ना, उन्हें एसओईज कहते हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, या स्टेट ओन जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं उनको स्टेट ओन एंटरप्राइजेस कहते हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, एस ओ ई,
स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, ठीक है ना। तो वो गवर्नमेंट जो है वहाँ पे लार्ज जो गवर्नमेंट होगी जिसकी मालिक खुद गवर्नमेंट होगी, तो वहाँ पे कहते हैं कि जी बेटर कोऑर्डिनेशन होती है, और चूँकि लार्ज वो इदारा होता है गवर्नमेंट का, तो वहाँ पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी होती हैं, और वहाँ पर यानी उनके मुकाबले में जो स्मॉल फर्म्स होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के इदारे जो होते हैं नॉर्मली बड़े इदारे होते हैं, लार्ज फर्म्स होती हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी होती हैं, क्योंकि जब भी आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है, यानी बेनिफिट्स होते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या क्या होती हैं, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो उसके बाद इस पब्लिक प्रोविजन के फेवर में एक और चीज़ ये है कि जो सिंकिंग बिजनेस होता है, जो बिजनेस बिल्कुल डूब रहा होता है, उसको स्टेबलाइज करना अगर देखती है गवर्नमेंट कि प्राइवेट फर्म जो हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही हैं और वो बैंकक्रप्ट होने की तरफ जा रही हैं, तो गवर्नमेंट खुद उसको टेक ओवर कर लेती है और खुद उसको चलाती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि भुट्टो के दौर के अंदर बहुत सारे इदारों को कंट्रोल में कर लिया गया था। इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि एक की सर्विस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट कोशिश करती है कि खुद उसको चलाए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा होता, क्योंकि उनको वहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहे होते, तो वहाँ पे वो काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट उस जगहों पे अपना काम करना बंद नहीं करती। गवर्नमेंट जो है प्रोडक्शन को सीज नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट को प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं होता। गवर्नमेंट का ताल्लुक वेलफेयर से होता है। गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम कर रही होती है और लोगों की कोशिश करती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए काम कर रहा होता है। इसलिए गवर्नमेंट के प्रोविजन के अंदर और प्राइवेट प्रोविजन के अंदर ये फ़र्क है कि वो सेल्फिशनेस उसके अंदर ज़्यादा होती है। इसके अंदर गवर्नमेंट एज ए होल पूरी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम कर रही होती है। फिर टू अकोमोडेट एक्सटर्नैलिटीज बेटर। एक्सटर्नैलिटीज मैंने बताया था कि दो तरह की होती हैं, एक्सटर्नल बेनिफिट भी होता है और एक्सटर्नल कॉस्ट भी होता है। तो जब गवर्नमेंट ये देखती है कि एक्सटर्नैलिटीज किसी चीज़ की जरूरत की वजह से हो रही हैं, तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको खुद प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। जैसे कि आप लोग देखें पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट का अगर मकसद ये है कि पोलियो को ख़त्म करना है, तो गवर्नमेंट खुद से आपको पोलियो वैक्सीन प्रोवाइड करती है, और वैसे पोलियो वैक्सीन बहुत महंगी है अगर प्राइवेटली आप लेना चाहें, लेकिन गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड करती है ताकि उसका बेनिफिट सबको हो सके। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने, आपको पता है कि लोगों को लैपटॉप दिए, लोगों को फीस वापस की, इसलिए की कि उसका बेनिफिट सारी कौम को होना है, क्योंकि जितने पढ़े लिखे लोग सोसाइटी में आएंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो मुल्क तरक्की करता है। उसके अलावा टू अलाउ द पॉपुलेशन टू शेयर द बेनिफिट्स। इसका मतलब ये है कि जब आप इसके अंदर आते हैं, यानी आप जब भी जस्टिफाई, इसकी ये जस्टिफिकेशन है एक्चुअली, कि जब आप नेशनलाइज करते हैं किसी भी प्राइमरी इंडस्ट्रीज को, तो उसका बेनिफिट जो होता है वो सारी कौम को देना चाह रहे होते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्रीज आपको पता है ऑयल माइनिंग वगैरह की होती हैं, जिनका ताल्लुक बेसिक प्राइमरी प्रोडक्ट से होता है। प्राइमरी प्रोडक्ट्स में हमने पीछे पढ़ी हुई थी। तो गवर्नमेंट जब ये समझती है कि इस इन जैसी इंडस्ट्रीज का बेनिफिट पूरी कौम को है, पूरी पॉपुलेशन का ताल्लुक, क्योंकि ऑयल जो है वो पूरी कौम ने इस्तेमाल करना है, समझ रहे हैं ना। तो इसको खुद गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। जैसा पाकिस्तान का इदारा मौजूद है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, आपने पीएसओ का नाम सुना हुआ है, तो ये गवर्नमेंट ने इसीलिए बनाया हुआ है ताकि जो है वो इसको इससे बेनिफिट पूरी कौम को पहुंचाया जा सके। और फिर ये कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो एथिकली और मॉरली सुपीरियर होती है प्राइवेट सेक्टर के निस्बत। बहरहाल दिस इज एन आर्गूमेंट कि स्टेट जो है वो बेटर जज होती है देन द प्राइवेट फर्म्स, क्योंकि जो सोसाइटी चाह रही होती है वो स्टेट ज़्यादा बेहतर समझती है प्राइवेट सेक्टर के निस्बत। प्राइवेट सेक्टर को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि सोसाइटी क्या चाहती है, वो प्राइवेट सेक्टर को तो प्रॉफिट से गर्ज है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि सोसाइटी की नीड्स को सामने रख के वो चीज़ प्रोवाइड कर रही होती है। इसलिए हम कहते हैं कि वो एक तो वो चीज़ प्रोवाइड करती है जो कि लोग चाहते होते हैं, और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है फेयर तरीके से आउटपुट को। लेकिन जो दूसरे प्राइवेट सेक्टर वो ऐसा नहीं करता है। तो ये कुछ हमने आर्गूमेंट्स पढ़े हैं कि वाई देयर शुड बी अ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये उसके आर्गूमेंट्स हैं। गवर्नमेंट का रोल एक्चुअली ये क्या है, दिस इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज।
तो ये रोल आपके सामने आ गया कि क्यों करना चाहिए गवर्नमेंट को। फिर है कि अगला सवाल, अगला इसका हिस्सा है कि क्यों नहीं करना चाहिए, यानी गवर्नमेंट को खुद सामने क्यों नहीं आना चाहिए, डिक्लाइन इन द पब्लिक प्रोविजन, उसकी उसकी रीजंस क्या हैं, व्हाई द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन द मार्केट, व्हाई द गवर्नमेंट शुडंट इंटरफेयर इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसकी क्या वजूहत है। तो ये कुछ आर्गूमेंट्स हमें नज़र आते हैं जो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए, गवर्नमेंट को पब्लिक गुड्स, गवर्नमेंट को गुड्स एंड सर्विसेज जो है सोसाइटी को प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। उसकी क्या वजूहत है। तो उसमें पहली वजह ये बताइए कि लैक ऑफ अवेलेबल फंडिंग। लैक ऑफ अवेलेबल फंडिंग का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट होती है ना जी, उनके पास इतने पैसे नहीं होते। जब गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं होते तो गवर्नमेंट को आप लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बैंकों से कर्जा लेना पड़ता है। और जब बैंकों से वो कर्जा लेने के लिए पहुंचती है तो जाहिर सी बात है कि बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। ये बात समझें, यानी बैंक के पास जो है वो कौन कौन चला गया, बैंक के पास प्राइवेट सेक्टर भी चला गया कि हमें लोन दें और हम ताकि हम इन्वेस्टमेंट कर सकें, और बैंक के पास पब्लिक सेक्टर भी चला गया। पब्लिक सेक्टर का मतलब है गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर का मतलब है जो कि काम प्रोड्यूसर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी पहुंच गई बैंक में कि कर्जा दो, और प्राइवेट सेक्टर भी कर्जा लेके काम करता है। तो अब बैंक क्या करते हैं, बैंक जब ये देखते हैं कि गवर्नमेंट भी और सब लोग कर्जा लेने के आ रहे हैं तो बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। आई स्मॉल आई मींस इंटरेस्ट रेट। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट कम कर देता है। प्राइवेट सेक्टर चूंकि इतना कॉस्टली लोन नहीं ना ले सकता, तो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और क्यों कम होती है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाती है। पब्लिक सेक्टर मींस गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है वो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाती है, समझ रहे हैं ना। तो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। अब इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, और इस चीज को हम कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग, CROWDING, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, इसको क्या कहते हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाता है ये। अगर हम देखें यहाँ पे क्राउडिंग आउट इफेक्ट, तो ये आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्राउडिंग आउट प्राइवेट एंटरप्राइज। यही बात मैं बता रहा हूँ कि जब लोग गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते तो गवर्नमेंट के को या तो एक तरीका ये है कि गवर्नमेंट टैक्स लगाए, या ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि गवर्नमेंट जो है वो बोरो करे, जो चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है उसके लिए गवर्नमेंट बैंकों से पैसा लेके आपको दे। अब इसका मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती, टैक्सेशन कम कर देती है, तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, फिर उसको 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 क्या करना पड़ेगा, फिर उसको बोरिंग बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन अगर वो बोरिंग भी रिस्ट्रिक्ट कर देती है ताकि क्राउडिंग आउट इफेक्ट ना हो, तो फिर वो आपको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकती। समझ आई बात की नहीं। यानी ये हर चीज़ की एक कॉस्ट है जो बेयर करनी पड़ेगी। या तो टैक्सों से गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करके आपको वो चीज़ प्रोवाइड करेगी क्योंकि गवर्नमेंट के पास फंडिंग इतनी नहीं है, या फिर वो बैंकों से लेगी। जब बैंकों से लेगी तो ये स्टोरी समझ आ गई आपको कि बैंकों के पास जब ये दोनों किस्म की मखलूक पहुंच जाएगी, प्राइवेट सेक्टर भी पहुंच जाएगा और गवर्नमेंट भी पहुंच जाएगी, तो बैंक इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से प्राइवेट सेक्टर कहता है हम तो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और इसका मतलब इस चीज़ को हम कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट, कि इसमें क्राउडिंग आउट हो जाती है, इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाती है। तो ये लॉस होता है गवर्नमेंट को। तो इसलिए गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि क्राउडिंग आउट भी ना हो और बाकी लोगों पे टैक्स भी कम लगाए, तो फिर जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा, फिर वो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो ये दोनों तरफ से गवर्नमेंट फंसती है। टैक्स लगाए तो तब तकलीफ है आप लोगों को, और अगर बोरविंग करनी शुरू कर दे बैंकों से तो सूद बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बैंक ज़्यादा कर देंगे, उसके नतीजे में प्राइवेट इन्वेस्टर रोला डालना शुरू कर देते हैं कि फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होती है तो मुल्क में और ज़्यादा नुकसान होता है कि प्राइवेट फर्म्स बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो दोनों तरफ से अब गवर्नमेंट के लिए परेशानी है कि वो क्या करे। तो बहरहाल
इसलिए इसलिए वो कहते हैं जो इसके खिलाफ हैं पब्लिक प्रोविजन के कि गवर्नमेंट को नहीं देनी चाहिए, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज खुद प्रोवाइड ही ना करे, ये प्राइवेट सेक्टर पे ही रखे, ताकि ना गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना पड़े, ना गवर्नमेंट को कर्जा लेना पड़े। दूसरी चीज़ है पॉलिटिकल मेडलिंग। तो मेडलिंग का मतलब होता है कि अनड्यू इंटरफेरेंस, यानी इंटरफेरेंस का मतलब है मुदाखलत, बेजा मुदाखलत। तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसके अंदर क्या होता है कि वो सफ़र करती हैं, सम इंडस्ट्रीज हैव सफर्ड, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, उसको अपने पर इसलिए यूज़ करती है कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जा सके। तो गवर्नमेंट उन इंडस्ट्री के अंदर लोगों को जॉब देना शुरू कर देती है। गवर्नमेंट के इदारे होते हैं ना, जैसे पीआईए के अंदर गवर्नमेंट जॉब देना शुरू कर दे, पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर जॉब देना शुरू कर दे, पाकिस्तान रेलवे के अंदर जॉब देना शुरू कर दे। तो इस तरह के इदारे जो गवर्नमेंट के पहले मौजूद हैं, तो गवर्नमेंट पॉलिटिकली मजबूर होके उन इदारों में बेरोजगारी में कमी लाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो इदारा ही बर्बाद हो जाता है, और वो चीज़ उस तरीके से नहीं होती, और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है उनका मकसद कॉस्ट कंट्रोल करना नहीं होता है, वो तो बस डिमांड को पूरा करने के लिए जो है वो कर रहे होते हैं वहाँ पे। तो गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनको भी इस चीज़ से गर्ज नहीं होती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर रहे हैं, प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो वो बस उसको चला रहे होते हैं, बस एज इट इज़ चल रही होती हैं। पुअर एफिशिएंसी होती है गवर्नमेंट के इदारों की। इसलिए हम ये लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए, गवर्नमेंट के इदारे होने नहीं चाहिए, प्राइवेट सेक्टर ही प्रोवाइड करे सारा कुछ। ये बात मैंने पहले भी कही कि गवर्नमेंट के जो इदारे होते हैं वो कोई इतने ज़्यादा वेल प्लान नहीं होते, वेल मैनेज नहीं होते, इसलिए वो होती तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो प्लानिंग ना होने की वजह से डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ चली जाती हैं। आपके सामने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की पीआईए की एग्जांपल मौजूद है, पाकिस्तान स्टील मिल की एग्जांपल मौजूद है, इस तरीके से पाकिस्तान रेलवे की मौजूद है। ये वाइट एलिफेंट बन गए। गवर्नमेंट को अर्न करके देने के बजाय गवर्नमेंट हर साल अपने बजट का काफ़ी सारा हिस्सा इनको इनकी तनख्वाहों पे और इनके एक्सपेंडिचर पूरे करने में लग जाती है। उसके अलावा अगली चीज़ ये है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं बहुत सारी, यानी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का मतलब है कि बहुत सारे इंटरनेशनल आपके एग्रीमेंट्स होते हैं जो आपको कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगी, क्योंकि आपने उनसे कर्जे लिए होते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक से आपने कर्जा लिया हुआ है या आपने आईएमएफ से कर्जा लिया हुआ है। तो वो उनकी कंडीशन ये होती है कि गवर्नमेंट खुद काम नहीं करेगी, बल्कि प्राइवेट सेक्टर से वो काम लेगी। तो वो उनकी कंडीशंस की वजह से भी गवर्नमेंट को वो अपने इदारे, अपनी जो इंटरवेंशन है वो ख़त्म करनी पड़ती है। ये टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है, ये सारा थ्योरेटिकल है, तो बार नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्राइवेटाइजेशन एंड डी नेशनलाइजेशन। अब इन दोनों में फ़र्क समझ लीजिए। मैंने पहले नेशनलाइजेशन आपको समझाया था, नेशनलाइजेशन का ये मैंने समझाया था आपको नेशनलाइजेशन के, नेशनल ये वाला नेशनलाइजेशन का मतलब है दैट स्टेट डिसाइड्स टू बाय अप द प्रीवियसली प्राइवेट बिजनेसेस, यानी जो प्राइवेट बिजनेसेस होती हैं गवर्नमेंट उनको बाय कर लेती है और फिर उनको रन करती है एज ए स्टेट एंटरप्राइज, गवर्नमेंट के इदारे के तौर पर उसको चलाती है। यानी प्राइवेट इदारे को गवर्नमेंट जब खरीद ले तो वो नेशनलाइज हो जाता है। और जब अगर उसी इदारे को दोबारा प्राइवेट सेक्टर को बेच दे तो उसे डी नेशनलाइजेशन कहते हैं। डी नेशनलाइजेशन का मतलब ये है कि जो पहले नेशनलाइज था, यानी डी नेशनलाइजेशन का मतलब ये है कि जो पहले प्राइवेट लोगों का आपने पहले कब्जा किया नेशनलाइज करके, फिर आपने उसको दोबारा प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट का अपना इदारा था वो, यानी गवर्नमेंट का अपना इदारा था और उसको वो पहले से ही शुरू दिन से ही गवर्नमेंट का इदारा था, और अब उसको उन्होंने प्राइवेट लोगों को बेचना शुरू कर दिया है। समझ आ गई बात आपको? डी नेशनलाइजेशन का मतलब है कि पहले प्राइवेटाइज था और प्राइवेटाइज के बाद गवर्नमेंट ने उसको खरीदा तो नेशनलाइज हो गया, और गवर्नमेंट ने फिर दोबारा प्राइवेटाइज कर दिया। तो इस मरले को कहते हैं डी नेशनलाइजेशन। यानी गवर्नमेंट जो है वो पहले प्राइवेटाइज से गवर्नमेंट ने खरीदा, गवर्नमेंट से फिर दोबारा प्राइवेटाइज में गया, तो ये डी नेशनलाइजेशन है। यानी पहले नेशनलाइज हुआ, फिर दोबारा प्राइवेट लोगों को बेचा तो डी नेशनलाइजेशन हुआ। लेकिन अगर एसओई है, यानी स्टेट ओन एंटरप्राइज है, पहले से ही गवर्नमेंट उसकी मालिक है
और उसको गवर्नमेंट अगर आम प्राइवेट लोगों को बेचती है तो वो प्राइवेटाइजेशन है। ठीक है जी। तो इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट और या स्टेट ओन एक्टिविटीज होती हैं, ये गवर्नमेंट का जो इदारे होते हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर को बेच देना, वो प्राइवेटाइजेशन है। यानी प्राइवेटाइजेशन क्या है? सेलिंग है या ट्रांसफर है गवर्नमेंट के इदारों का प्राइवेट सेक्टर की तरफ, यानी वो प्राइवेट हो जाएंगे। अगर पीआईए को बेच दिया जाए तो वो प्राइवेट हो जाएगा इदारा, फिर देखें कैसे ज़बरदस्त चलता है। इस तरह पाकिस्तान रेलवे है, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का इदारा है, तो उसको भी बेच दें अगर गवर्नमेंट, अगर हिम्मत कर जाए ये वाली गवर्नमेंट भी, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि वो भी अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा। तो बहरहाल प्राइवेटाइजेशन कैसे कैसे की जा सकती है? तो प्राइवेटाइजेशन के 3 तरीके हैं। ये 3 ब्रॉड उसकी शक्लें हैं, फॉर्म मीन शक्लें। तो कैसे हो सकता है? पहला ये है कि डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट ओन बिजनेसेस हैं, स्टेट ओन बिजनेसेस हैं, उनको जो है वो आप प्राइवेट फर्म को अलाउ कर दें कि उनके साथ compete करें आप। पहले ये था कि जिस तरह पाकिस्तान रेलवे है तो और कोई रेलवे नहीं चलती, अमजद रेलवे या असलम रेलवे नहीं चलती, पाकिस्तान रेलवे ही चलती है, तो वो गवर्नमेंट का इदारा है। तो गवर्नमेंट ने वहाँ रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई ना, रेगुलेशन खुद खुद कर रही है, कोई आ नहीं सकता। अब डी रेगुलेशन कर दे, यानी गवर्नमेंट जो है वो कंपटीशन में आ सक प्राइवेट सेक्टर जो है वो कंपटीशन में आ सकता है, और कंपटीशन में आके वो इन लोगों के साथ बेहतर परफॉर्म करेगा। जैसे आपके सामने है कि पहले सिर्फ पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज होती थी, डाकखाना होता था, तो अब जो है वो टीसीएस भी काम कर रहा है और बिलैपर्ड भी काम कर रहा है, और बहुत सारे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे गवर्नमेंट ने डी रेगुलेशन कर दी है, और इसके अंदर जो है वो उन्होंने कहा है कि प्राइवेट फर्म्स को इजाजत है, वो आ सकते हैं, वो आके काम कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, लेकिन इससे पहले वो अलाउ नहीं थे कि वो आते और आपके साथ compete करते। तो ये पहला तरीका ये है कि जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उनको इजाजत दें कि जी आए और आके काम करें इस सेक्टर के अंदर, जिस सेक्टर में पहले गवर्नमेंट सिर्फ काम करती थी, अब प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा वहां पे। दूसरा ये है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट टू प्राइवेट फर्म, यानी जो कुछ वर्क जो पहले गवर्नमेंट खुद कर रही होती थी, उस काम को प्राइवेट फर्म को आप कॉन्ट्रैक्ट पे दे दें। तो वो काम पहले प्रीवियसली इन हाउस गवर्नमेंट करती थी, गवर्नमेंट के लोग करते होते थे, अब वो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान रेलवे की एग्जांपल ले लें, तो इसके अंदर आप प्राइवेट सेक्टर को दे दें जी कि ठीक है ये लाइन हमारी है, बाकी आप एक ट्रेन चला लें इसके अंदर। तो प्राइवेट ट्रेन भी चली है पाकिस्तान के अंदर, आपको पता होगा, तो वो भी चला रहे हैं लोग। इसी तरीके से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, यानी हॉस्पिटल के अंदर वो सारा दे देते हैं जी कि हॉस्पिटल तो गवर्नमेंट का है, लेकिन इसका जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी, या उसका ब्लड यूनिट जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। सिर्फ ब्लड यूनिट जो है वो प्राइवेट सेक्टर उसको देख रहा है। तो ये कुछ काम यानी उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी दिए जा सकते हैं। या आखिरी काम ये है कि कंप्लीटली जो है वो ऑनरशिप जो है ना एसेट की, वो स्टेट टू प्राइवेट कर दी जाए। यानी पहले गवर्नमेंट मालिक थी, तो अब सारे की सारी मालिक प्राइवेट सेक्टर ही हो जाए। ये कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन है। ये दोनों जो पहले हैं ये पार्शियल प्राइवेटाइजेशन है, इसका ये जो है कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन है, जिसमें आप प्रॉपरली पूरी की पूरी फर्म ही प्राइवेट सेक्टर को बेच देते हैं, उसकी जो ऑनरशिप है वो बेच देते हैं उनको। तो ये 3 शक्लें मैंने आपको बताई प्राइवेटाइजेशन की। अब आ जाइए कि प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट क्या पॉइंट है और प्राइवेटाइजेशन के फेवर में क्या पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन के पहले फेवर में बात कर लेते हैं कि क्या प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो पहली चीज़ ये है कि जो प्राइवेटाइज फर्म होती हैं, ये पहले हम पॉसिबल उसके एडवांटेजेस पे बात कर रहे हैं कि प्राइवेट फर्म्स का क्या फ़ायदा, प्राइवेटाइजेशन का क्या फ़ायदा। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि आप जो तीनों शक्लें मैंने अभी आपको बताई हैं, कि या तो गवर्नमेंट अपनी पूरी फर्म या पूरे इदारे को ही उस प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, ये वाली चीज़, या फिर कुछ काम वो कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेती है प्राइवेट फर्म से, या फिर डीरेगुलेट कर देती है इंडस्ट्रीज को, कि एक कुछ इंडस्ट्रीज में बाकी लोग पहले नहीं काम कर रहे होते, सिर्फ गवर्नमेंट के इदारे काम कर रहे होते हैं, अब वो उनको इजाजत देते हैं कि आप लोग भी आए और काम कर लें वहां पे। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद ये है कि
इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं। पहला फ़ायदा ये है कि जो प्राइवेटाइज़ फर्म होती हैं वो ज़्यादा एफ़िशिएंट होती हैं। किसके मुकाबले में? स्टेट के मुकाबले में प्राइवेट सेक्टर बेहतर परफ़ॉर्म करता है, ज़ाहिर-सी बात है। वो बेटर क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है। फिर इसके अलावा जो है वो जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो कोशिश करता है कि रिड्यूस करे अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। प्राइवेट सेक्टर कोशिश करता है कि जो अनप्रोडक्टिव लेबर है उसको स्ट्रिप आउट करे, है ना? अनप्रोडक्टिव लेबर अगर गवर्नमेंट के सेक्टर में वो तो काम करते रहेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होती है। प्राइवेट सेक्टर में जो भी अनप्रोडक्टिव लेबर होती है उनको बाहर निकालते हैं, स्ट्रिप आउट हो जाते हैं वो। कॉस्ट को वो कम करते हैं प्राइवेट सेक्टर। और वो आपको बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि, और वो compete करते हैं, एक दूसरी फर्म से compete करते हैं और इसी कंपटीशन की वजह से ही वो इनोवेशन की तरफ भी जाते हैं। अपनी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर मज़ीद जिद्दत लेके आते हैं, इख्तरा लेके आते हैं, उसको और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कंपटीशन की थ्रेट की वजह से वो अपनी चीज़ को बेहतर से बेहतर भी कर लेते हैं। तो ये फ़ायदा हुआ ना प्राइवेटाइज़ेशन का। फिर गवर्नमेंट को प्राइवेटाइजेशन का ये फायदा है कि गवर्नमेंट अगर आज पाकिस्तान स्टील मिल को बेच दे, पीआईए को बेच दे, पाकिस्तान रेलवे को बेच दे, प्राइवेट सेक्टर को, तो गवर्नमेंट को दो फायदे होंगे। एक तो उनकी तनख्वाहों पे खर्चे सारे खत्म हो जाएंगे। दूसरा ये होगा कि गवर्नमेंट को फौरी तौर पर बेचने की वजह से सोर्स ऑफ मनी मिल जाएगा। गवर्नमेंट के सारे मसाइल हल होते हैं, गवर्नमेंट को कर्जा नहीं लेना पड़ेगा और वो इदारे भी सही चलना शुरू हो जाएंगे। ये भी बता दूं, स्टील मिल भी प्रॉफिट में चली जाएगी, पीआईए भी सही काम करेगा, रेलवे भी सही काम करेगा। 3 इदारे मैंने गिनवाए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियों को भी प्राइवेटाइज कर दें, गवर्नमेंट के स्कूलों को, कॉलेजेस को भी प्राइवेटाइज कर दें, तो उसका बड़ा फायदा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ा स्टेप लेने के लिए बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को तकलीफें भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, लोग एहतजाज भी करेंगे और जब भी ऐसा होता है लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जी हम गवर्नमेंट के नौकरी हम क्यों छोड़ें, हम प्राइवेटाइज क्यों करें। लेकिन इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। जिन्होंने जॉब करनी है, जिन्होंने मेहनत करनी है वो प्राइवेट सेक्टर में भी करते हैं, जिन्होंने मेहनत करनी है वो पब्लिक सेक्टर में भी करते हैं, गवर्नमेंट में भी करते हैं। ये वो लोग बाहर निकलेंगे जो काम नहीं करते हैं। वो पहले भी यही कुछ ही करते हैं, अब भी यही कुछ करेंगे, सिर्फ पॉलिटिकल वो काम करेंगे, हड़तालें करेंगे। लेकिन आई एम इन फेवर ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। उससे ये होता है कि ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल मेडलिंग भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो कोई भी ब्यूरोक्रेटिक नहीं होगा, कोई गवर्नमेंट का बंदा या कोई भी एमएनए एमपी उसमें उसके अंदर इंटरवेंशन नहीं कर सकता। तो ये बहुत जबरदस्त बात है। और प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं और प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं और उनका मैनेजमेंट कल्चर बहुत अच्छा होता है। और उसके अलावा उनका जो ओनरशिप का होता है ना, वो शेयर वो बड़ा वाइडर होता है। वहाँ पे वो सबको कहते हैं कि आप सब इसके स्टेक होल्डर्स हैं और आप इसको बेहतर लेके चलेंगे तो हमारी कंपनी बेहतर चलेगी। तो वो सबको लेके चल रहे होते हैं साथ। तो वर्कर्स भी काम कर रहे होते हैं और बाकी लोग जो होते हैं जो उसको ऑन कर रहे होते हैं उस कंपनी को, वो भी साथ बेहतर तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये सारे फायदे हो सकते हैं प्राइवेटाइजेशन के। लेकिन कुछ इसके अगेंस्ट भी लोग बातें करते हैं कि जी प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी स्टेट ऑन एंटरप्राइज ऐसी हैं जो कि जिनके अंदर लोग जो है पब्लिक इंटरेस्ट होता है, उनमें प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। तो लेकिन प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा होता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज होती हैं सारी प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही होती, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी काम कर रही है। और अगर वो प्राइवेट सेक्टर के पास चली गई तो वो तो प्रॉफिट के लिए काम करना शुरू कर देंगे, तो इससे लोगों को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए, ये उसके अगेंस्ट वो बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये कर रहे हैं कि जो प्राइवेट जो कंपटीशन होता है वो स्टेट रन इंडस्ट्रीज के लिए इनएडवाइजेबल होता है, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो होती हैं वहाँ पे और मोनोपोली ऑपरेशंस की वजह से। तो बहरहाल ये प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट वो बातें कर रहे हैं। उसके बाद ये कि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट को जो पैसा मिलता है वो ज़्यादा सस्ता मिल जाता है और उन इंडस्ट्री की निस्बत जो कि प्राइवेट सेक्टर में होते हैं। गवर्नमेंट को एक तो कर्जा मिल जाता है, दूसरा गवर्नमेंट को सस्ता भी अगर चाहे तो मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट को बैंक्स कर्जे जल्दी दे देते हैं बजाय इसके कि प्राइवेट सेक्टर को। उसके बाद जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं वो क्या करते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट लोगों की प्रोटेक्ट रखते हैं, वो लोगों को जॉब से नहीं निकालते। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो देखता है कि अगर वहाँ पे कोई ऐसा बंदा है जो काम सही नहीं करता, उनको निकाल भी सकता है। और इसके अलावा नेक्स्ट क्या चीज़ है कि जो सरप्लसेस होते हैं
स्टेट ओन इंडस्ट्रीज के वो पब्लिक वेलफेयर के काम आते हैं, और जाहिर सी बात है कि वो सारी चीज़ें फ़ायदे की हैं। ये फिर दोबारा से क्रिटिसिज्म है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, ये मैं अभी क्रिटिसिज्म ही आपके पहले भी, ये जो अभी हमने पढ़े हैं पॉइंट्स ये वाले सारे, ये भी क्रिटिसिज्म ही है, ये सारी क्रिटिसिज्म ही है जो भी पढ़ी है। फिर दोबारा वही बातें अगर हम पढ़ लें तो कि जी प्राइवेट सेक्टर जो है वो क्या करता है, कंपटीशन को नहीं बढ़ाता, वो कोशिश करता है कि मोनोपोली इख्तियार कर ले, सारे मिलकर एक हो जाएं और लोगों को एक्सप्लॉइट करें, प्राइस ज़्यादा चार्ज करें और आउटपुट भी कम बेचें। फिर जो प्राइवेट सेक्टर होता है वहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, जबकि जो दूसरे चीज़ें होती हैं, सॉरी, जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो डिमिनिश हो जाती है, लेकिन प्राइवेट ओन कंपनीज के अंदर जो है वो क्या होती हैं, वो कोशिश करते हैं कि कट करें कॉस्ट को, और कॉस्ट को कट करने के नतीजे में वो अपनी क्वालिटी कम कर बैठते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले, और गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं देखती। फिर उसके अलावा जो 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 एसेट गवर्नमेंट सोल्ड करती है, किन को, प्राइवेट सेक्टर को, उन्हीं को सोल्ड करती है जो अंडर वैल्यू होते हैं, और प्राइवेट सेक्टर उसको खरीद के फिर उसमें से प्रॉफिट कमाता है। यानी गवर्नमेंट बेचती उन चीज़ों को है जो अंडर वैल्यू करके उसको ना, और फिर प्राइवेट सेक्टर उसमें से गेन करता है और एसेट उठाता है वहाँ पे। और उसके अलावा बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हुई है वो सिलेक्टिव हुई है, यानी सिर्फ वो हिस्से बेचे गए हैं प्राइवेट सेक्टर को जो प्रॉफिटेबल है, बाकी बेचे ही नहीं गए। तो इसका मतलब ये है कि अनप्रॉफिटेबल फिर भी गवर्नमेंट के पास ही रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं उसके ऊपर अभी भी लग रहे हैं और गवर्नमेंट नुकसान में जा रही है वहाँ पे। फिर उसके अलावा जो एग्जेक्टिव्स होते हैं, टॉप एग्जेक्टिव ऑफ द प्राइवेट कंपनीज, उनको बड़ी बड़ी सैलरीज मिलती हैं, शेयर्स में से ऑप्शन मिलते हैं, और इसलिए उनको कोई इस चीज़ से गर्ज नहीं होता कि कंपनी की एफिशिएंसी कहाँ पे जा रही है, कंपेटिटिवनेस कहाँ पे जा रही है, उनसे कोई गर्ज नहीं है, वो अपनी ज़्यादा खर्चे उनके हो रहे होते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर इन लोगों के ऊपर। तो बहरहाल जी ये टॉपिक छोटा सा था, ये भी ख़त्म हो गया। और इसी के अंदर जो आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी। पब्लिक मींस, मैंने अभी आपको बताया कि पब्लिक का मतलब इकोनॉमिक्स में क्या है, गवर्नमेंट है, और पब्लिक सेक्टर मींस गवर्नमेंट सेक्टर, फिर प्राइवेट सेक्टर, और उनकी आपस में क्या पार्टनरशिप। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है कि बेनिफिट्स ऑफ द स्टेट प्रोविजन एंड नीड टू प्राइवेट सेक्टर फंडिंग एंड एफिशिएंसी। तो पब्लिक प्राइवेट जो है अपना पार्टनरशिप, उसकी कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। तो ये ज़रा देख लें क्या क्या है। पहले ये है कि पहले फ़ायदे क्या हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर अगर काम करें तो क्या फ़ायदे हैं। तो उसका पहला फ़ायदा ये है कि गवर्नमेंट को पैसा बड़ी जल्दी से मिल जाता है, फाइनेंस, और वो गवर्नमेंट जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज आसानी से प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट को आसानी से जो है वो कर्जा मिल जाता है। तो गवर्नमेंट इज एबल टू फाइनेंस improve provision of goods and services for public without increasing its borrowing। तो गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंस कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कर्जा ना भी ले तो गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोविजन को आसानी से फाइनेंस कर सकती है, और अगर ना भी कर सकती हो तो वो कर्जा लेके भी कर सकती है प्राइवेट सेक्टर की निस्बत। फिर रिस्क का ट्रांसफर टू द प्राइवेट सेक्टर। जब आप पीपीपी पे चल रहे होते हैं ना पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में, तो गवर्नमेंट रिस्क उनकी तरफ कर देती है और खुद कहती है रिस्क मैं नहीं लूंगी। और प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, फिर कोशिश करता है कि एफिशिएंसी लेके आए, इनोवेशन लेके आए, किसके साथ मिलकर, पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर। ये अच्छी चीज़ है वैसे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करें। फिर लेकिन इस पे कुछ क्रिटिसिज्म भी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर, और वो ये है कि प्राइवेट कंपनी जो है, पब्लिक प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो बोरो कर नहीं सकती चीपली जैसे गवर्नमेंट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट तो चीपली कर लेती है बोरो, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है उनको बैंक इतने जल्दी से या दूसरी जगहों से उनको कर्जा भी नहीं मिलता और इतना सस्ता भी नहीं मिलता। तो पब्लिक प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि कर्जा लेके गवर्नमेंट उसको चला सकती है। और फिर देर इज़ नो रियल ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क, क्योंकि गवर्नमेंट जो है क्या करती है, उसको मजबूर करती है कि उन प्रोजेक्ट को वो सपोर्ट करे जिसके अंदर वो उनको लगता है कि जी फाइनेंशियल फेलियर है या बेल आउट ऑफ द प्राइवेट कंपनीज विच आर मैनेजिंग देम। तो गवर्नमेंट उन प्रोजेक्ट्स को काम कर लेती है, ठीक है ना जी, जहाँ पे प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं
उनको वो बेल आउट पैकेज देती है, जहाँ पे वो मतलब फेल हो रही होती है, बैंकक्रप्ट हो रही होती है, उनके साथ मिलके जो काम कर रही होती है। फिर उसके अलावा कॉस्ट सेविंग जो है वो की जाती है किसकी कॉस्ट पे, क्वालिटी ऑफ सर्विस की कॉस्ट पे। तो इसका मतलब ये है कि आप कॉस्ट तो सेव कर लेते हैं लेकिन क्वालिटी वो नहीं देते जो देनी पड़ती। तो बहरहाल ये कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं था। इसमें यही बताया गया कि किस तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए भी काम हो सकता है, जो कि सबसे पहले इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था यूके वालों ने, यूनाइटेड किंगडम बरतानिया में। और ये 1990s में ये कॉन्सेप्ट आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि प्राइवेट फाइनेंस इनिशिएटिव, तो प्राइवेट फाइनेंस इनिशिएटिव के ज़रिए ये काम शुरू किया गया। तो इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो प्राइवेट सेक्टर को इनलिस्ट करती है, उनको कैपिटल और मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ जो है वो देती है प्राइवेट सेक्टर, और फिर पब्लिक सर्विसेज को रिड्यूस कॉस्ट पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं इसके अंदर। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये चैप्टर ख़त्म हो गया, इसको आप पढ़िएगा। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि पहले ये चैप्टर राउंड अप भी पढ़िएगा, और उसके बाद चैप्टर राउंड अप पढ़ने के बाद जनाब आपका काम ये है कि आप चैप्टर का क्विज़ भी पढ़ें। और ये क्विज़ हम नॉर्मली किया करते होते हैं, तो इसको हम करते हैं हम यहाँ पे। पहला ये है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द डाइवर्सिफिकेशन बाय द फर्म। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फर्म आपको याद है ना, हम लोगों ने किया था। तो जो मैं आपको याद करवा भी देता हूँ, डाइवर्सिफिकेशन के अंदर हमने ये कहा था कि न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू मार्केट की बात की थी। एंस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स, जब ये हमने चैप्टर शुरू किया था, याद है ना, तो उसमें मैंने आपको एंस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स के अंदर ये बात बताई थी कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप न्यू प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में बेच रहे होते हैं। तो यही वो पूछ रहा है। तो इसका जवाब क्या है, इसका जवाब जरा देखें। ए क्या है, तो फर्म इज मेकिंग न्यू प्रोडक्ट फॉर करंट कस्टमर्स, ये तो नहीं है, ये नहीं है। न्यू प्रोडक्ट को अगर आप करंट कस्टमर्स को बेचेंगे तो इसको हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन नहीं कहते। और अगर आप न्यू मार्केट्स में करंट प्रोडक्ट को बेचते हैं, यानी न्यू मार्केट क्या है, न्यू, और करंट प्रोडक्ट में बेचते हैं, तो ये वही चीज है। सी जो है वो ये है कि द फर्म इज एक्सप्लोरिंग न्यू इंडस्ट्रीज। तो फर्म इज एक्सप्लोरिंग न्यू इंडस्ट्रीज जो है ना, ये सही जवाब है इसका डाइवर्सिफिकेशन का, समझ गए। क्योंकि इसका इसका मतलब ये है कि जब आप न्यू इंडस्ट्रीज की तरफ जाएंगे तो इवन कि ये न्यू इंडस्ट्रीज भी थोड़ा सा, जवाब जो है वो इतना ज़्यादा कोई बेहतर जवाब नहीं है, लेकिन वेग है, ये सवाल ही थोड़ा सा वेग है। तो सवाल ये होना चाहिए था न्यू इंडस्ट्रीज और न्यू प्रोडक्ट, तो फिर डाइवर्सिफिकेशन होता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि न्यू प्रोडक्ट्स होती हैं, ये याद करें, और न्यू ही क्या होती है, मार्केट होती है। तो न्यू प्रोडक्ट्स को न्यू मार्केट में बेचना डाइवर्सिफिकेशन होता है। अच्छा जी, तो ये सी पॉसिबल आंसर इसमें से बनता है। एक्सटर्नैलिटी में पहले करा चुका हूँ आप लोगों को। उसके बाद है लिस्ट वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मार्केट, ये भी करवा चुका हूँ। तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन या टैक्स की सूरत में होती है या सब्सिडी की सूरत में होती है, ठीक है ना जी। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्परफेक्शंस ऑफ द मार्केट। देखें, इम्परफेक्शन ऑफ द मार्केट जो है वो हमने समझना है। तो इम्परफेक्शन ऑफ द मार्केट के लिए पहले ये सवाल पढ़ लें। कंज्यूमर ब्रांड लॉयल्टी टू द टू ए फर्म ब्रांडेड गुड रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस, पहली चीज। तो अगर आप इसके अंदर चले जाते हैं, ये चौथा क्वेश्चन है, तो इसके अंदर जो इसका जवाब बनता है ना जी, वो तीनों ही बनते हैं। यानी इसके अंदर डी आंसर बनता है। डी का मतलब ये है कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ें हो जाएं तो इम्परफेक्ट मार्केट कहलाती है, जिसके अंदर कंज्यूमर जो है वो क्या करता है, लॉयल्टी टू द फर्म टू द ब्रांडेड गुड्स, प्राइस को नहीं देखता बल्कि ब्रांड देखता क्या है। दूसरा ये है कि उसके अंदर कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती।
अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो तो मार्केट परफेक्शन हो जाती है, इम्परफेक्शन नहीं होती। समझ गए? कंप्लीट अगर हो तो उसे क्या कहते हैं? मार्केट परफेक्शन। और इसका मतलब यहाँ पे है कि लैक ऑफ कंप्लीट। तो लैक का मतलब ये है कि यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। नहीं है तो इम्परफेक्ट हुई है ना, परफेक्ट होती तो लैक खत्म हो जाता। फिर है कि स्लो रिस्पॉन्स ऑफ द फर्म टू प्राइस चेंजेस। तो स्लो रिस्पॉन्स जब भी आएगा इम्परफेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए पहला भी ठीक है, दूसरा भी और तीसरा भी। अगर क्विक रिस्पॉन्स आएगा तो परफेक्ट मार्केट हो जाएगी, अगर इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी तो परफेक्ट मार्केट हो जाएगी। और अगर प्रोडक्ट्स में ब्रांड नहीं होंगे बल्कि होमोजेनस प्रोडक्ट होंगी, एक जैसी चीजें होंगी, तब भी परफेक्ट मार्केट होगी। परफेक्ट मार्केट की कंडीशन मैं आपको समझा दूं। परफेक्ट मार्केट क्या होती है? परफेक्ट मार्केट में नंबर वन होता है कि प्रोडक्ट जो होती हैं वो सेम होती हैं। प्रोडक्ट में होमोजेनस होती हैं, होमोजेनस मींस सेम। नंबर टू, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। नंबर थ्री, उसमें फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है फर्म्स का। नंबर फोर, उसके अंदर नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, उसमें गवर्नमेंट कोई अपना रोल प्ले नहीं करती। नंबर फाइव, उसमें ये होता है कि परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द मार्केट, परफेक्ट नॉलेज या परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट। और नंबर सिक्स जो होता है वो परफेक्ट मोबिलिटी होती है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और सातवां होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसके अंदर जो फर्म होती हैं वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रही होती हैं। अगर ये सात कंडीशन पूरी हो जाएं तो उसे मार्केट परफेक्शंस कहते हैं। और अब आप देख लें, ये सातों कंडीशन में से यहाँ पे आ रहा है कि ब्रांड लॉयल्टी है, तो ये वाली कंडीशन खत्म हो गई, यानी होमोजेनस प्रोडक्ट उसमें होती है तो इम्परफेक्ट होगी ना मार्केट। फिर कहता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो लैक ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, तो ये वाली कंडीशन खत्म होगी जिसमें हमने कहा था कि इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये भी खत्म होगी। और फिर ये कहता है कि क्विक रिस्पॉन्स टू द प्राइस चेंजेस होता है, तो यहाँ स्लो रिस्पॉन्स है। ठीक है ना जी? तो ये क्लियर होगी बात। उसके बाद है जी पांचवा सवाल। पांचवें में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वीकनेस ऑफ ए कंप्लीटली फ्री मार्केट। देखें, फ्री मार्केट किसे कहते हैं? फ्री मार्केट कहते हैं जिसमें गवर्नमेंट की कोई रोल ना हो, नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, तो वो फ्री मार्केट कहलाती है। इस फ्री मार्केट को कहते हैं लेजेस फेयर इकोनॉमी। लेजेस फेयर, FARE, लेजेस फेयर मार्केट या लेजेस फेयर इकोनॉमी, ये इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। तो इसके अंदर भी अगर हम देखें तो ये डी ऑप्शन सही है, जिसमें मतलब पहले तीनों ऑप्शन ठीक आते हैं। तो इसका मतलब फ्री, लेकिन यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि फ्री मार्केट की वीकनेस क्या है। तो फ्री मार्केट की ये तीनों वीकनेसेस हैं कि फ्री मार्केट के अंदर प्राइवेट, इट रिफ्लेक्ट्स प्राइवेट कॉस्ट एंड प्राइवेट बेनिफिट। तो इसका मतलब ये है कि ये वीकनेस है ना, इसमें सोशल गुड, सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट नहीं आ रहे होते, तो ये वीकनेस है उसकी, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ प्राइवेट, क्योंकि फ्री मार्केट के अंदर सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, एक डिमांड होती है और दूसरी क्या होती है? सप्लाई होती है फ्री मार्केट के अंदर। इसलिए इसको हम कैपिटलिज्म भी कहते हैं, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म या फ्री मार्केट या लेजर फेयर एक ही बात है, यानी ये जो सिंपली जो सप्लाई और डिमांड है ना, ये फ्री मार्केट है, इसमें ये कीमत तय हुई, ये क्वांटिटी आ गई, तो ये आपका फ्री मार्केट है। इसकी वीकनेसेस ये तीनों ही हैं कि ये सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट का मतलब ये सेलर की जो कॉस्ट आएगी वही देखेगी, और इसमें डिमांड करने वालों के जो प्राइवेट बेनिफिट है वही आएंगे। फिर इसके अलावा ये जो फ्री मार्केट होती है ना, इसके अंदर इनकम के अंदर और वेल्थ के अंदर जो है ना इनइक्वालिटीज होती हैं, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड भी उसके ऊपर बेस करता है,
क्या कहते हैं, सेल्फिशनेस के ऊपर, खुद गर्जी पे बेस करता है, और लॉ ऑफ सप्लाई भी खुद गर्जी पे बेस करता है। तो इसके नतीजे में हर बंदा कोशिश करता है, सेलर भी कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा कमा लूँ, बायर कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा फ़ायदा उठा लूँ, जिससे क्या होता है कि इनकम और वेल्थ के अंदर इनइक्वालिटीज़ आ जाती हैं। और उसके अलावा फ्री मार्केट के अंदर चूंकि गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है, इसलिए इनएफिशिएंसीज आती हैं और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है। ये तीनों बातें वीकनेसेस ऑफ द फ्री मार्केट। अच्छा जी, छठा जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछ रहे हैं जी आपसे कि ये कोई कंपनी, मडी वाटर्स कंपनी इज एन इंडस्ट्रियल कंपनी विच हैज़ अल्टर्ड इज प्रोडक्शन मेथड, जिसने अपना प्रोडक्शन मेथड चेंज कर दिया है, और दैट हैज़ रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट डिस्चार्ज, जिसकी वजह से जो डिस्चार्ज होता था ना फैक्ट्री से, वेस्ट जो होता था वो कम हो गया है। पहले वो लोकल रिवर में जाके कम गिरता था, अब वो गिरता तो है लेकिन थोड़ा गिरता है, क्योंकि उसका रिड्यूस हो गया। वेस्ट अब कम दरिया में जाके गिरता है, जो दरिया को गंदा करता था, इस कंपनी की वजह से। तो इन्होंने क्या किया, अपना प्रोडक्शन मेथड चेंज कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी रिड्यूस, तो क्या चीज़ कम हो जाएगी? जाहिर सी बात है सोशल कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि सोशल कॉस्ट क्या होती है? सोशल कॉस्ट होती है प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। तो एक्सटर्नल कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट भी कम हो जाएगी, एक्सटर्नल कॉस्ट भी कम हो जाएगी, क्योंकि अपने प्रोडक्शन मेथड चेंज कर लिया और दरिया को पहले ख़राब कर रहे थे, तो एक्सटर्नल कॉस्ट है ना वो दरिया को ख़राब करना, दरिया की खूबसूरती, दरिया का पानी गंदा करते थे, एक्सटर्नल कॉस्ट थी, वो भी कम हो जाएगी, तो सोशल कॉस्ट कम हो जाएगी। ये बी पॉइंट आएगा। उसके बाद है जी सातवां। सातवें के अंदर कहता है जी मच वैपिंग इज अ स्मॉल टाउन, वैपिंग इज अ स्मॉल टाउन वेयर, ये एक टाउन का नाम है, उसमें वो कहता है कि म्यूनसिपल स्विमिंग पूल पूल और स्पोर्ट्स सेंटर है, और वो हैव बीन जस्ट बीन बिल्ट, अभी बनाए गए बाय द प्राइवेट फर्म बिल्डर कॉरपोरेशन। ये बिल्डर कॉरपोरेशन ने इस टाउन के अंदर एक स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स सेंटर बनाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल बेनिफिट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का एक्सटर्नल बेनिफिट क्या है? एक्सटर्नल बेनिफिट ऑफ दिस प्रोजेक्ट मतलब स्विमिंग पूल बनाने का, तो स्विमिंग जो करेंगे उनको फायदा होगा और स्पोर्ट्स वाले जो आएंगे उनको होगा, लेकिन इसका बाहर वाले लोगों को क्या फायदा होगा? तो जाहिर सी बात है कि ये ए फायदा होगा, एक्सटर्नल बेनिफिट है ना, वो ये होगा कि लोकल शॉप्स की ट्रेड में इजाफा हो जाएगा, ये फायदा होगा। ठीक है जी। आठवां क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट हैज जस्ट इंक्रीज टैक्स ऑन टोबैको, यानी गवर्नमेंट ने तंबाकू के ऊपर क्या किया है, टैक्स लगा दिया, और जिससे सिगरेट की जो डिमांड है वो ये भी फर्ज कर लें कि इन इलास्टिक है, यानी लेस इलास्टिक है। हु पे द टैक्स, मैंने आपको बताया था कि जो जो लेस इलास्टिक होती है वही ज़्यादा पे करता है। अगर सप्लाई लेस इलास्टिक हो तो सेलर टैक्स ज़्यादा पे करेगा, अगर डिमांड लेस इलास्टिक होगी तो डिमांडर करेगा। तो इसका क्या जवाब है? डिमांड है ना लेस इलास्टिक यहाँ पे, तो इसको कौन ज़्यादा पे करेगा टैक्स? तो वो कंज्यूमर करेगा। ठीक है ना जी। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, ट्रू बतानी है जी। इफ द इंडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, इंडायरेक्ट टैक्स ही मैंने समझाया हुआ है, तो कौन सी इसमें से हो जाएगी जी? द प्राइस विल राइज बाय द अमाउंट ऑफ इक्वल टू टैक्स, पहली चीज। फिर है द प्रोड्यूसर विल बेयर मोर टैक्स देन द कंज्यूमर, कोई पता नहीं, ये तो नहीं पता। फिर है प्राइस विल राइज, प्राइस विल बी, प्राइस राइज विल बी स्मॉलर द ग्रेटर द प्राइस लास्टिटी ऑफ डिमांड इज, ये सही है, समझ गए? तो प्राइस लास्टिटी जितनी ज़्यादा होगी प्राइस में इजाफा थोड़ा होगा, यानी ये वाला केस ये है कि प्राइस, ये डिमांड कर्व को फ्लैटर बना लें और ये सप्लाई कर्व को स्टीपर बना लें, ये वाला केस। ये सप्लाई है, ये डिमांड, और डिमांड यहाँ देखें, डिमांड यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर, यहाँ इक्विलिब्रियम हुआ। अब आप जब टैक्स लगाएंगे तो ये देखें प्राइस में इजाफा इतना होगा, और इधर बायर को, सेलर को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, बायर कम करेगा, ये इतना टैक्स में इजाफा होगा। तो प्राइस राइज जो होगा वो स्मॉलर होगा, ये स्मॉलर आपको नज़र आ रहा है, ये शेडेड एरिया सारा।
ये इतना राइज हुआ, पहले इक्विलिब्रियम यहाँ पे था, अब यहाँ पे होगा। ये पी ई है, पी बी है, और यही पी एस है, ये अब पी बी इतना हुआ है, इतना इजाफा हुआ है, ठीक है ना जी। ओके जी, ये यहाँ पे आके हमारा चैप्टर खत्म। ये बल्कि जवाब भी दिए हुए हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी करें, क्वेश्चन नंबर 32 से 38 एंड पे बुक पे दिए हुए वो भी करें। एक बुक अलहदा से भी दी हुई है, उनको भी वहाँ से भी करें। नेक्स्ट कल हम इंशाल्लाह ताला ये नया शुरू करेंगे सेक्शन, ये फाइनेंस का सेक्शन शुरू हो रहा है। तो इसमें अब ये 3-4 चैप्टर आगे फाइनेंस के आएंगे, वो पढ़ते हैं, फिर इसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो ये है फाइनेंशियल सिस्टम एंड फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। आप ये कल पढ़ के रखिएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन जो हैं वो 4 हैं, फाइनेंस फॉर हाउस होल्ड, फाइनेंस फॉर फर्म्स, फाइनेंस फॉर गवर्नमेंट, और रोल एंड फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ये कल इंशाल्लाह ताला यहाँ से शुरू करेंगे और आगे इसको लेके चलेंगे। तो यहाँ पे इसको हम अब वाइंड अप करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।